साहित्य निधि में सुनिए आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। ये कहानी संभवतः आचार्य चतुरसेन शास्त्री की सबसे अधिक प्राचीन कहानी है। उन दिनों वे चिकित्सक की हैसियत से किसी रियासत में एक राजकुमारी की चिकित्सा करने गए थे। वहाँ जो उन्होंने राजकुमारी का रूप, वैभव और शरीर पर लाखों रुपए मूल्य के हीरे मोती देखे और राजकुमारी की जो मनोवृत्ति का अध्ययन किया, तो उसी से प्रभावित होकर उन्होंने इस कहानी की सृष्टि की। आचार्य जी की इस कहानी को चोरी का माल भी कहा गया। उन दिनों दिल्ली में शाही ज़माने के कुछ किस्सागो जिंदा थे, जो शाही परंपरा में रईसों को किस्से सुनाने का खानदानी पेशा करते आए थे। एक किस्सा सुनाने की उनकी फीस 2 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होती थी। आचार्य को इन किस्सों से बहुत लगाव था। कहा जाता है कि उनकी कहानी लिखने की प्रवृत्ति किसी साहित्यिक प्रेरणा से नहीं हुई, इन किस्सागो लोगों की ही वाणी से हुई। इस प्रकार ये कहानी यदि चोरी का ही माल है तो किसी साहित्य की चोरी का नहीं, एक किस्सागो के मुंह से चुराया हुआ है। इस कहानी के इतिहास में एक बात ये कहनी और है कि इसकी फ़ीस 2 रुपये उन्हें देनी पड़ी थी किस्सागो को। और जब ये कहानी प्रथम बार सुधा नामक पत्रिका में छपी तो उन्हें मुबलिक 5 रुपये पुरस्कार के मिले थे। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। गर्मी के दिन थे। बादशाह ने उसी फागुन में सलीमा से नई शादी की थी। सल्तनत के झंझटों से दूर रहकर नई दुल्हन के साथ प्रेम और आनंद की कलोल करने वे सलीमा को लेकर कश्मीर के दौलत खाने में चले आए थे। रात दूध में नहा रही थी। दूर के पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से सफ़ेद होकर चांदनी में बाहर दिखा रही थीं। आराम गाह के महलों के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी। मोती महल के एक कमरे में शमादान जल रहा था और उनकी खुली खिड़की के पास बैठी सलीमा रात का सौंदर्य निहार रही थी। खुले हुए बाल उसकी फिरोज़ी रंग की ओढ़नी पर खेल रहे थे। चिकन के काम से सजी और मोतियों से गुथी हुई उस फिरोज़ी रंग की ओढ़नी पर कसी हुई कमख्वाब की कुर्ती और पन्नों की कमर पेटी पर अंगूर के बराबर बड़े मोतियों की माला झूम रही थी। सलीमा का रंग भी मोती के समान था। उसकी देह की गठन निराली थी। संगमरमर के समान पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे, जिन पर 2 हीरे धक धक चमक रहे थे। कमरे में कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा हुआ था, जो पैर रखते ही हाथ भर नीचे धंस जाता था। सुगंधित मशालों से बने शमादान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कद के आईने लगे थे। संगमरमर के आधार पर सोने चांदी के फूलदानों में ताज़े फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाज़ों पर चतुराई से गुथी हुई नाग केसर और चंपे की मालाएं झूल रही थीं, जिनकी सुगंध से कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरी की देश विदेश की वस्तुएं करीने से सजी हुई थीं। बादशाह 2 दिन शिकार को गए थे। इतनी रात होने पर भी नहीं आए थे। सलीमा खिड़की में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। सलीमा ने उकता कर दस्तक दी। एक बांदी दस्त बस्ता हाजिर हुई। बांदी सुंदर और कमसिन थी। उसे पास बैठने का हुक्म देकर सलीमा ने कहा, साकी, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी? बांदी ने नम्रता से कहा, हुजूर जिसमें खुश हूँ। सलीमा ने कहा, पर तू किस में खुश है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, सरकार, बांदियों की खुशी ही क्या। सलीमा हंसते हंसते लौट गई। बांदी ने वंशी लेकर कहा, क्या सुनाऊं? बेगम ने कहा, ठहरो, कमरा बहुत गर्म मालूम देता है। इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चरागों को बुझा दे, चटकती चांदनी का लुत्फ उठाने दे और वे फूल मालाएं मेरे पास रख दे। बांदी उठी। सलीमा बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत दे, बहुत प्यासी हूँ। बांदी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत बेगम के सामने ला धरा। बेगम ने कहा, उफ, ये तो बहुत गर्म है, क्या इसमें गुलाब नहीं दिया? बांदी ने नम्रता से कहा, दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस्तंबोल मिला दे। साकी गिलास लेकर दूसरे कमरे में चली गई। इस्तंबोल मिलाया और भी एक चीज़ मिलाई।
फिर वो सुवासित मदिरा का पात्र बेगम के सामने ला धरा। एक ही सांस में उसे पीकर बेगम ने कहा, अच्छा अब सुना। तूने कहा था कि तू मुझे प्यार करती है, कोई प्यार का ही गाना सुना। इतना कह और गिलास वो गलीचे पर लुढ़का कर मदमाती सलीमा उस कोमल मखमली मसनद पर खुद भी लुढ़क गई और रस भरे नेत्रों से साकी की ओर देखने लगी। साकी ने वंशी का स्वर मिलाकर गाना शुरू किया। दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। बहुत देर तक साकी की वंशी और कंठ ध्वनि कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे साकी खुद भी रोने लगी। साकी मदिरा और यौवन के नशे में चूर होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके साकी ने देखा सलीमा बेसुध पड़ी है। शराब की तेजी से उसके गाल एकदम सुर्ख हो गए हैं और तांबूल राग रंजित होंठ रह रह कर फड़क रहे हैं। सांस की सुगंध से कमरा महक रहा है, जैसे मंद पवन में कोमल पत्ती कांपने लगती है। उसी प्रकार सलीमा का वक्ष स्थल धीरे धीरे कांप रहा है। प्रस्वेत की बूंदें ललाट पर दीपक के उज्ज्वल प्रकाश में मोतियों की तरह चमक रही हैं। वंशी रखकर साकी क्षण भर बेगम के पास आकर खड़ी हुई। उसका शरीर कांपा, आंखें जलने लगीं, कंठ सूख गया। वो घुटने के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने आंचल से बेगम के मुख का पसीना पोंछने लगी। इसके बाद उसने झुककर बेगम का मुंह चूम लिया। फिर ज्यों ही उसने अचानक आंख उठाकर देखा, खुद दीन दुनिया के मालिक शाहजहां खड़े उसकी एक करतूत अचरज और क्रोध से देख रहे हैं। साकी को सांप डस गया। वो हतबुद्धि की तरह बादशाह का मुंह ताकने लगी। तू कौन है और ये क्या कर रही थी? साकी चुप खड़ी रही। बादशाह ने कहा, जवाब दे। साकी ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह कनीज अगर कुछ जवाब न दे तो। बादशाह सन्नाटे में आ गए। बांदी की इतनी हिम्मत? उन्होंने फिर कहा, मेरी बात का जवाब नहीं? अच्छा, तुझे नंगी करके कोड़े लगाए जाएंगे। साकी ने अकंपित स्वर में कहा, मैं मर्द हूँ। बादशाह की आंखों में सरसों फूल उठी। उन्होंने अग्निमय नेत्रों से सलीमा की ओर देखा। वो बेसुध पड़ी सो रही थी। उसी तरह उसका भरा यौवन खुला पड़ा था। उनके मुंह से निकला, उफ, फहशा, और तत्काल उनका हाथ तलवार की मूठ पर गया। फिर उन्होंने कहा, दोजख के कुत्ते, तेरी ये मजाल। फिर कठोर स्वर में पुकारा, मादूम। एक भयंकर रूप वाली तातारी औरत बादशाह के सामने अदब से आ खड़ी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मरदूत को तहखाने में डाल दे ताकि बिना खाए पिए मर जाए। मादूम ने अपने कर्कश हाथों में युवक का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर बाद दोनों एक लोहे के मजबूत दरवाजे के पास आ खड़े हुए। तातारी बांदी ने चाबी निकाल दरवाज़ा खोला और कैदी को भीतर ढकेल दिया। कोठरी की गच कैदी का बोझ ऊपर पड़ते ही कांपती हुई नीचे धसकने लगी। प्रभात हुआ। सलीमा की बेहोशी दूर हुई। चौंक कर उठ बैठी, बाल संवारे, ओढ़नी ठीक की और चोली के बटन कसने को आईने के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थीं। सलीमा ने पुकारा, साकी, प्यारी साकी, बड़ी गर्मी है, जरा खिड़की तो खोल दे। निगोड़ी नींद ने तो आज गजब ढा दिया। शराब कुछ तेज थी। किसी ने सलीमा की बात न सुनी। सलीमा ने जरा जोर से पुकारा, साकी। जवाब न पाकर सलीमा हैरान हुई। वो खुद खिड़की खोलने लगी, मगर खिड़कियां बाहर से बंद थीं। सलीमा ने विस्मय से मन ही मन कहा, क्या बात है, लौंडिया सब क्या हुई? वो द्वार की तरफ चली। देखा एक तातारी बांदी नंगी तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी है। बेगम को देखते उसने सिर झुका लिया। सलीमा ने क्रोध से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? बादशाह के हुक्म से। क्या बादशाह आ गए? जी हाँ। मुझे इत्तला क्यों नहीं की? हुक्म नहीं था। बादशाह कहाँ हैं? जीनत महल के दौलत खाने में। सलीमा के मन में अभिमान हुआ। उसने कहा, ठीक है, खूबसूरती के हाट में जिनका कारोबार है वे मोहब्बत को क्या समझेंगे। अब तो जीनत महल की किस्मत खुली। तातारी स्त्री चुपचाप खड़ी रही। सलीमा फिर बोली, मेरी साकी कहाँ है? कैद में। क्यों? जहाँ पनाह का हुक्म। उसका कसूर क्या था? मैं अर्ज नहीं कर सकती। कैद खाने की चाबी मुझे दे, मैं अभी उसे छुड़ाती हूँ। आपको अपने कमरे से बाहर जाने का हुक्म नहीं है।
तब क्या मैं भी कैद में हूँ? जी हाँ। सलीमा की आंखों में आंसू भर आए। वो लौटकर मसनद पर गड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठहर के उसने एक खत लिखा। हुजूर, कसूर माफ़ फरमावें। दिन भर थकी होने से ऐसी बेसुस हो गई कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर न रह सकी। मेरी उस लौंडी की जाँ बख्शी जाए। उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तला मुझे वाजबी तौर पर न देकर बेशक भारी कसूर किया है, मगर वो नई कमसिन गरीब दुखिया है। चिट्ठी बादशाह के पास भेज दी गई। बादशाह ने आगे होकर कहा, क्या लाई है? बांदी ने दस्त बस्ता अर्ज की। खुदाबंद, सलीमा बीबी की अर्जी है। बादशाह ने गुस्से से होंठ चबाकर कहा, उससे कह दे कि मर जाए। इसके बाद खत में एक ठोकर मार कर उन्होंने उधर से मुंह फेर लिया। बांदी सलीमा के पास लौट आई। बादशाह का जवाब सुनकर सलीमा धरती पर बैठ गई। उसने बांदी को बाहर जाने का हुक्म दिया और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोई। घंटों बीत गए, दिन छिपने लगा। सलीमा ने कहा, हाय, बादशाहों की बेगम होना भी क्या बदनसीबी है। इंतज़ार करते करते आंखें फट जाएं, मिन्नतें करते करते ज़बान घिस जाए, अदब करते करते आंखें फट जाएं, फिर भी इतनी सी बात पर कि मैं ज़रा सो गई, उनके आने पर जग ना सकी, इतनी सज़ा, इतनी बेइज्जती। तब मैं बेगम क्या हुई? जीनत और बानियाँ सुनेंगी तो क्या कहेंगी? इस बेइज्जती के बाद मुंह दिखाने लायक कहाँ रही? अब तो मरना ही ठीक है। अफसोस, मैं किसी गरीब किसान की औरत क्यों ना हुई। धीरे धीरे स्त्रीत्व का तेज उसकी आत्मा में उदय हुआ। गर्व और दृढ़ प्रतिज्ञा के चिन्ह उसके नेत्रों में छा गए। वो सापिन की तरह चपेट खाकर उठ खड़ी हुई। उसने एक और खत लिखा। दुनिया के मालिक, आपकी बीवी और कनीज़ होने की वजह से मैं आपके हुक्म को मानकर मरती हूँ। इतनी बेइज्जती पाकर एक मलिका का मरना ही मुनासिब भी है, मगर इतने बड़े बादशाह को औरतों को इस कदर नाचीज़ तो न समझना चाहिए कि एक अदना सी बेवकूफ़ी की इतनी कड़ी सज़ा दी जाए। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही था कि मैं बेखबर सो गई थी। खैर, सिर्फ एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लेकर मरती हूँ। मैं उस परवरदिगार के पास जाकर अर्ज़ करूँगी कि वो मेरे शौहर को सलामत रखे। सलीमा। खत को इत्र से सुवासित करके ताज़े फूलों के गुलदस्ते में इस तरह रख दिया कि जिससे किसी की उस पर फ़ौरन ही नज़र पड़ जाए। इसके बाद उसने जवाहरात की अंगूठी निकाली और कुछ देर तक आंखें गड़ा गड़ा कर उसे देखती रही, फिर उसे चाट गई। बादशाह शाम की हवाखोरी को नज़र बाग में टहल रहे थे। 2-3 खोजे घबराए हुए आए और चिट्ठी पेश करके अर्ज़ की कि हुजूर, गज़ब हो गया, सलीमा बीवी ने जहर खा लिया और वे मर रही हैं। क्षण भर में बादशाह ने खत पढ़ लिया। झपटे हुए सलीमा के महल पहुँचे। प्यारी दुल्हन ज़मीन पर पड़ी है, आंखें ललाट पर चढ़ गई हैं, रंग कोयले के समान हो गया है। बादशाह से न रहा गया। उन्होंने घबरा कर कहा, हकीम, हकीम को बुलाओ। कई आदमी दौड़े। बादशाह का शब्द सुनकर सलीमा ने उनकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, ज़हे किस्मत। बादशाह ने नज़दीक बैठकर कहा, सलीमा, बादशाह की बेगम होकर क्या तुम्हें यही लाजिम था? सलीमा ने कष्ट से कहा, हुजूर, मेरा कसूर बहुत मामूली था। बादशाह ने कड़े स्वर में कहा, बदनसीब, शाही जनान खाने में मर्द का भेष बदल कर रखना मामूली कसूर समझती है। कानों पर यकीन कभी न करता, मगर आंखों देखी को भी झूठ मान लूँ। तड़प कर सलीमा ने कहा, क्या? बादशाह डर कर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, सच कहो, इस वक्त तुम खुदा की राह पर हो, यह जवान कौन था? सलीमा ने अचकचा कर पूछा, कौन जवान? बादशाह ने गुस्से से कहा, जिसे तुमने साकी बनाकर पास रखा था। सलीमा ने घबरा कर कहा, हैं, क्या वो मर्द है? बादशाह बोले, तो क्या तुम सचमुच ये बात नहीं जानती? सलीमा के मुंह से निकला, या खुदा। और फिर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वो सब मामला समझ गई। कुछ देर बाद बोली, खाविंद, तब तो कुछ शिकायत ही नहीं। इस कसूर की तो यही सज़ा मुनासिब थी। मेरी बदगुमानी माफ़ फरमाई जाए। मैं अल्लाह के नाम पर पड़ी कहती हूँ, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है। बादशाह का गला भर आया। उन्होंने कहा, तो प्यारी सलीमा, तुम बेकसूर ही चलीं? बादशाह रोने लगे। सलीमा ने उनका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखकर कहा, मालिक मेरे,
जिसकी उम्मीद न थी, मरते वक्त वो मज़ा मिल गया। कहा सुना माफ़ हो और एक अर्ज लौंडी की मंजूर हो। बादशाह ने कहा जल्दी कहो सलीमा। सलीमा ने साहस से कहा उस जवान को माफ़ कर देना। इसके बाद सलीमा की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी देर में वो ठंडी हो गई। बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर उसका ललाट चूमा और फिर बालक की तरह रोने लगे। गजब के अंधेरे और सर्दी में युवक भूखा प्यासा पड़ा था। एकाएक घोर चीत्कार करके किवाड़ खुले। प्रकाश के साथ ही एक गंभीर शब्द तहखाने में भर गया। बदनसीब नौजवान, क्या होश हवास में है? युवक ने तीव्र स्वर में पूछा। कौन? जवाब मिला, बादशाह। युवक ने कुछ भी अदब किए बिना कहा, यह जगह बादशाहों के लायक नहीं है, क्यों तशरीफ़ लाए हैं? तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उसे सुनने आया हूँ। कुछ देर चुप रहकर युवक ने कहा, सिर्फ सलीमा को झूठी बदनामी से बचाने के लिए कैफियत देता हूँ, सुनिए। सलीमा जब बच्ची थी मैं उसके बाप का नौकर था, तभी से मैं उसे प्यार करता था। सलीमा भी प्यार करती थी, पर वो बचपन का प्यार था। उम्र होने पर सलीमा पर्दे में रहने लगी और फिर वो शाहजहाँ की बेगम थी, मगर मैं उसे भूल ना सका। 5 साल तक पागल की तरह भटकता रहा। अंत में भेष बदलकर बांदी की नौकरी कर ली। सिर्फ उसे देखते रहने और खिदमत करके दिन गुजारने का इरादा था। उस दिन उज्ज्वल चांदनी, सुगंधित पुष्प राशि, शराब की उत्तेजना और एकांत ने मुझे बेबस कर दिया। उसके बाद मैंने आंचल से उसके मुख का पसीना पोंछा और मुंह चूम लिया। मैं इतना ही खतावार हूँ। सलीमा इसकी बाबत कुछ नहीं जानती। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद वे कुछ कहे बिना ही दरवाज़ा बंद किए धीरे धीरे चले गए। सलीमा की मृत्यु को 10 दिन बीत गए। बादशाह सलीमा के कमरे में ही दिन रात रहते हैं। सामने नदी के उस पार पेड़ों के झुरमुट में सलीमा की सफ़ेद कब्र बनी है। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी खिड़की में, उसी चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं। किसी को पास आने का हुक्म नहीं। जब आधी रात हो जाती है तो उस गंभीर रात्रि के सन्नाटे में एक मर्म भेदनी गीत ध्वनि उठ खड़ी होती है। बादशाह साफ साफ सुनते हैं। कोई करुण कोमल स्वर में गा रहा है, दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। अभी आपने सुनी आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी, दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी।